शब्द की यात्रा को आप कैसा देखते हैं? क्या शब्द उतना ताकतवर है? उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो बनाया था वो अंग्रेजी पत्रकारिता से उनको डर नहीं था, जिसको वो जानते थे। उनको डर ये था कि जो लोगों में चेतना फैलाने वाली लोक भाषाएं हैं तो उसमें उतनी ताकत है कि बात पहुंचेगी तो तोप के मुकाबिल ही। क्या आपको लगता है कि ये सारी की सारी पत्रकारिता एक तकनीक के सहारे ज्यादा हो गई? दौर जैसा बदलता है उसके अनुसार जो भी चेतना है वैसे बदलनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि तकनीक का संजाल जिस तरह से फैला है उसके समानांतर निरंकुशता भी आई है? वास्तव में जब हर किसी के पास वो ताकत आ चुकी है कि वो सूचना का प्रसार कर सकता है, वो भटकाव भी है उसमें, जो सच की जगह झूठ भी फैलाया जा रहा है। जागृति गलत जागृति हो तो वो सूरज की जागृति नहीं होती, वो अंधकार की जागृति होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए जो है हम जो अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं तो वो आजादी नहीं है, क्योंकि वहां जिम्मेदारी छिपी है। नमस्कार जी नमस्कार। वीर भारत न्यास के संवाद श्रृंखला की बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी में आप हमारे बीच में उपस्थित हैं बातचीत करने के लिए। डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, आपका मैं बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद जयशंकर जी, क्या सुंदर संयोग है कि भोपाल के इस भारत भवन के सभागृह में जब हम लोग हिंदी पत्रकारिता के 100 वर्षों की यात्रा का लेखा जोखा याद कर रहे हैं और विशेष रूप से याद कर रहे हैं बंगभूमि कोलकाता से निकलने वाले उदंत मार्तंड, जिसे पहला हिंदी में निकलने वाला अखबार माना जाता है। जुगल किशोर शुक्ल की अपनी साधना से, अपने स्वप्न से, अपने संघर्ष से निकली हुई आवाज़ थी, जो जनता की आवाज़ थी, हिंदुस्तानियों की आवाज़ थी, क्योंकि उन्होंने अपने उस पत्र के साथ लिखा था हिंदुस्तानियों के हित के हित। तो आप स्वयं हिंदी पत्रकारिता को लेकर, हिंदी की यात्रा को लेकर, विशेष रूप से पांडिचेरी यानी कि हमारी इस दक्षिण की भूमि में भाषाओं को लेकर, हिंदी को लेकर चिंता करने वाले व्यक्ति रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस विरासत को आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि किस तरह से देखते हैं आप इस यात्रा को? भारत जैसे विशाल प्रदेश में एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की जो भूमिका है और विशेषकर पराये शासन में, पराये शासक की भाषा में पत्रकारिता ना करके भारत की एक संपर्क भाषा, सशक्त संपर्क भाषा में हिंदी में पत्रकारिता करना और उस समय अपनी भाषा में अपने लोगों में चेतना जगाकर तो परतंत्र शासक के प्रति तो विरोधी भावना जागृत करना और आज़ादी की संकल्पना को लेकर जो पत्रकारिता जुगल किशोर ने उस भूमि में की है, बंग भूमि में जहाँ केंद्रित सत्ता था, उसको भंग करने की चेतना उनमें थी और वो चेतना सार्थक हो पाई 1947 15 अगस्त के दिन। तो वो संकल्प सार्थक संकल्प था। एक यात्रा कैसे शुरू होती है और यात्रा जब शुरू होती तब उस उठते कदमों के साथ में ये यकीन उतना पुख्ता नहीं होता है कि यात्रा बहुत दूर तक जाएगी। अब देखिएगा कि जो आपने कहा कि एक भारत को स्वतंत्र करने की अंदर जो एक इच्छा शक्ति थी, उसके चलते भाषा का साथ, शब्द का साथ प्रकट। शब्द की अपनी जो ताकत है, वो कहता है ना कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो ये जो शब्द की अपनी जो ताकत है, जो तब से लेकर यहाँ तक आज तक 200 सालों में पहुँची, शब्द की यात्रा को आप कैसा देखते हैं? क्या शब्द उतना ताकतवर रह गया है जैसा उदंत मार्तंड के समय था? निश्चित रूप से भारत में जितनी भाषाएं हैं, विशेषकर उस दौर में, आपको पता है कि उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो बनाया था वो अंग्रेजी पत्रकारिता से उनको डर नहीं था, जिसको वो जानते थे। तो उनको डर ये था कि जो लोगों में चेतना फैलाने वाली लोक भाषाएं हैं, भारत की अपनी भाषाएं हैं, तो उसमें उतनी ताकत है कि बात पहुंचेगी तो तोप के मुकाबिल ही। वाह। तो उस ढंग से उस समय चलता था। उदाहरण मैं हैदराबाद का देना चाहता हूँ। हैदराबाद भी अलग उस समय एक राज्य था और वो आपको पता है कि देश के आज़ादी हासिल होने के बाद एक अलग देश घोषित करना चाह रहा था और उसमें जो पत्रकारिता हो रही थी 1940 के दशक में, तो वहाँ पे हिंदी की पत्रकारिता चलने नहीं दी गई थी। तो पत्रकार जो है हिंदी की पत्रकारिता जो चलाते थे, बाहर प्रदेशों से रातों रात अखबार को लाकर
बांट देते थे, वो हिंदी में बात पहुंचती थी और लोग सचेत होते थे। तभी तो मैंने अभी मंच पे उदाहरण दिया था, सवारी नहीं चलेगी, सवारी नक्को कहा था। सवारी नक्को मतलब नहीं चलेगी, चलना नहीं चाहिए। तो वो चेतना, ये जो फिरंगियों के खिलाफ ये जो आक्रोश था, वो उसने जो इस महाविप्लव को जन्म दिया। और वहाँ से चलकर यहाँ पर हमारे जो जनपदी कवि थे, जो हमारे अलग अलग इलाकों में रहते थे, कवि थे, लेखक भी थे, पत्रकार भी थे, इत्यादि थे, उसमें विशेष रूप से जब मैं आपको दृष्टिगत रखते हुए देखता सोचता हूँ कि विशेष रूप से चूँकि दक्षिण भारत में आपने हिंदी और भारतीय भाषाओं को लेकर काफ़ी काम किया है, उसके साहित्य का अध्ययन भी किया है और आप एक विश्वविद्यालय में विभाग अध्यक्ष भी हैं। ये जो हमारी जो अलग अलग जनपदी बोलियों में जो साहित्य रचा गया, इसकी जो अपनी ताकत है वो दरअसल समूची हिंदी की ताकत के रूप में हम देखते हैं, लेकिन विभाजन करके दुर्भाग्य से इसे देखा गया। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? तो वास्तव में आपको पता है कि हम लोग हिंदी भाषा विज्ञान जो पढ़ते थे, विशेषकर हिंदी में जो पढ़ते थे, और हिंदी भारत की जो इतनी सारी भाषाएं हैं उनको 5 परिवारों में या 4 परिवारों में पढ़ाया जाता था जी। तो आज वैसे पढ़ना गलत भी है। कारण क्या है, पूरे समूचे भारत की जो भाषाएं हैं, एक परिवार की भाषाएं हैं, वो भारतीय भाषा परिवार है। तो वो दृष्टि चेतना आज फैल रही है। और दूसरी बात कि आप देखेंगे कि जो अलग अलग भाषाओं में जो भी चेतना थी, वो चेतना अपने अपने उस समुदाय के लोगों में तो राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना की चेतना थी। तो उदाहरण एक देना चाहता हूँ, तेलुगु के एक गुरजाड़ अप्पाराव थे, तो उन्होंने कहा, देशमंटे मट्टी कादोय देशमंटे मनुजुलोय। इसका आशय आप समझ जाएंगे, देश का मतलब मिट्टी नहीं है, देश का मतलब मनुष्य है, मनुष्य है। मतलब देश जिसको कह रहे हैं केवल वो मिट्टी और एक मतलब सीमाओं से आबद्ध एक प्रदेश नहीं है, वहाँ के चेतन प्राणी है, जीव है। तो उनमें चेतना जगाने में हर भाषा ने अपनी भूमिका निभाई थी। अब जिस भारतीय का मैंने नाम लिया, सुब्रमण्य भारती का, उन्होंने भले ही वो 38 वर्ष तक थे, जैसे जयशंकर प्रसाद जैसे, भारतेंदु जैसे, जिन्होंने कहा निज भाषा उन्नति है। तो निज भाषा में ही अपनी चेतना जागृत होती है। मैं आपसे हिंदी में इसे धारा प्रवाह बोल रहा हूं, मैं अपनी भाषा की चेतना से ही आपके साथ बोल रहा हूं। तो वो अपनी भाषा में जागृत जो भावना है, वो मुझे हर भाषा में इसी ढंग से बोलने की चेतना दे रही है। उसी दृष्टि से जो चेतना थी, वो अंग्रेजों को यहां से भगाने की चेतना थी। वो जागृत चेतना भारतीय पत्रकारिता, भारतीय भाषाओं में करने की वजह से ही हम जल्दी ही भगा पाए। हम शब्द की चेतना से, कोई अस्त्र की चेतना नहीं थी। अस्त्र उनके हाथ में थे, हमारे पास शब्द थे, हमारे पास वो संकल्प था, हमने भगा दिया। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये जो शब्द की, भाषा की जो अपनी ताकत है, दरअसल मनुष्य अंततः अपना दामन अभिव्यक्ति का थामता कहाँ है। एक कवि की पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ, दुखने लगती है मेरी आत्मा, ओ मेरी भाषा मैं लौटता हूँ तुम में। ये जो भाषा में लौटने की जो कसक है, जो बेचैनी है, दरअसल अभिव्यक्ति की कसक है। और ये जो अभिव्यक्ति की जो कसक थी, ये हमारी इन अंग्रेज़ों से लोहा मोल लेने और उससे विजय प्राप्त करने के एक संकल्प के साथ जुड़ी। आपने बहुत ही अच्छा कहा कि दरअसल हिंदी को विभाजित ढंग से नहीं देखना चाहिए। भारत की आत्मा को जब जब देखना चाहेंगे तो समूचे भारत के इस भाषाई विश्व को देखना पड़ेगा। इस समय जयशंकर जी, जिस मुहाने पर खड़े होकर हम पत्रकारिता को देख रहे हैं, तब केवल प्रिंट मीडिया तक ही सीमित नहीं है पत्रकारिता का अपना विश्व। अब तो कितने सारे माध्यम आ गए हैं, है ना, कम्युनिटी रेडियोज़ के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, और हमारा सोशल मीडिया। आज क्या आपको लगता है कि ये सारी की सारी पत्रकारिता एक तकनीक के सहारे ज़्यादा हो गई है, उस पर निर्भरता अधिक हो गई? क्या सोचते हैं आप? तो दौर जैसा बदलता है, उसके अनुसार जो भी चेतना है वैसे बदलनी चाहिए। वास्तव में पत्रकारिता का जो कार्य है, वो दुनिया भर में तो जो अपनी संवेदना है उसको फैलाने की बात है। तो पत्रकार जो सच है, उस सच को दुनिया भर में फैलाना चाहता है। तो वैसे फैलाने के लिए आज जो प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, निश्चित रूप से उसका प्रयोग करना ही चाहिए। करते हुए जो वास्तव में उस समय जब आपको पर्दा सामने आया, छोटा पर्दा, कहने लगे कि अब सारे अखबार समेट लेंगे, बंद हो जाएंगे। फिर बात शुरू हुई, तो जैसे नेट आया
तो सब बंद हो जाएंगे। नेट ने सबको निगल लिया, सब अंदर है नेट के अंदर। और चूंकि वेब पत्रकारिता तक की जो पहुंच है, और आज हर कोई पत्रकार हो के काम कर पा रहा है, और उस समय पत्रकार बनना है तो कितने साधन चाहिए और कितना वो संपन्नता चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता है कि तकनीक का संजाल जिस तरह से फैला है उसके समानांतर एक निरंकुशता भी आई है? क्या आप मानते हैं ऐसा? हाँ, थोड़ी सी। देखिए, वास्तव में जब हर किसी के पास वो ताकत आ चुकी है कि वो सूचना का प्रसार कर सकता है, कहीं कहीं वो भटकाव भी है उसमें, जो सच की जगह झूठ भी फैलाया जा रहा है। तो जो आपको कहा जाता है कि डीप सीक, जो कहते हैं कि मतलब उसमें तो इतने झूठ भी फैलाए जाते हैं, तो उसमें पत्रकारिता का आशय ही खत्म हो रहा है। तो उस दृष्टि को हम पत्रकारिता की चेतना नहीं कहेंगे। पत्रकारिता की चेतना सच फैलाते हुए, तो जो व्यष्टि से समष्टि में जो भावना जाती है वो संवेदना और जागृति की भावना है। तो वो जागृति गलत जागृति हो तो वो सूरज की जागृति नहीं होती, वो अंधकार की जागृति होती है। एक बड़ा आम फहम सा जुमला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अक्सर जब अपनी अपनी सुविधा और अपने पक्ष में जब आपको कुछ बात करनी होती है तो आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से हमारे पास जो है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो उसको कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मनुष्य ही जब अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए भाषा को एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया है, तो पत्रकारिता भी एक माध्यम है। तो जहाँ दबी हुई चीज़ें, जहाँ उपेक्षित है, तो जो सच्चाई दब रही है उसको सामने लाने के लिए पत्रकारिता है। लेकिन केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए जो है हम जो अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं, तो वो आज़ादी नहीं है, क्योंकि वहाँ जिम्मेदारी छिपी है। जिम्मेदारी जो है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, जो कहा, तो मतलब जो धर्म पत्रकार का है वो सबके साथ होने का धर्म है। तो वो धर्म यदि निभाते हैं तभी वो सार्थक पत्रकारिता। ये ठीक है, लेकिन क्या आज का परिदृश्य जो आपको दिखाई देता है उसमें ऐसी सार्थक आदर्श भूमिका क्या हमारा मीडिया निभा पा रहा है? आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, मीडिया के पक्ष में या पत्रकारिता के पक्ष में जो भी बात है वो निष्पक्ष हो। अब जब पक्षधर होने से हो तो वहाँ बात खत्म हो जाती है। फिर भी क्या कहना चाहिए? जनधर्मी हो, जनधर्मी होने पर भी शासन का विरोध भी नहीं करना चाहिए, और शासन का उद्देश्य ही जब जनहित है, अब जनहित के लिए शासक को भी उस हित में लाएं और दोनों में समन्वय करें। तो समन्वयात्मक भूमिका जो सूचना तंत्र का है, दोनों तरफ समन्वय बनाते हुए, दोनों पलड़े समान रखते हुए न्याय करना चाहिए। चलिए, आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका की ओर लौटते हैं और हम याद करते हैं कि जैसे कि हमें सूचना मिली है कि आपने विशेष रूप से दक्षिण भारत में भाषा और तकनीक को लेकर बड़ा काम किया, यानी कंप्यूटर के सहारे भाषा को समझने और भाषा को विस्तृत करने और लोकव्यापी बनाने को लेकर कई प्रयोग किए। थोड़ा सा उसके बारे में जरूर प्रकाश। मेरी दो चिंताएं थी जब कंप्यूटर मेरे सामने आया। कंप्यूटर भी क्यों आया? क्योंकि जिस समय मैंने पत्रकारिता शुरू की, मैं सोचा उस समय लेटर प्रेस चलता था ज़्यादा, और बड़े शहरों में जैसे हैदराबाद में ऑफसेट चलता था। तो मैंने सोचा मैं अपने शहर से कंपोज करूं और हैदराबाद से छपवाऊँ ऑफसेट में। कंपोज वैसे नहीं करवाऊँ, मैं लेटर प्रेस का कंपोजिंग नहीं करवाऊँ। तो मैंने सोचा अक्षर संयोजन जो भी हो कंप्यूटर में होना चाहिए। तो मेरे पास टाइपराइटर था, टाइपराइटर पे हिंदी, मेरे पास हिंदी टाइपराइटर मेरे शहर में अकेले मेरे पास था, तो मैं टाइप कर लेता था। मैंने सोचा ऐसे टाइप करने पे भी लोगों को पसंद नहीं आएगा, अच्छे अच्छे फॉन्ट्स में होने चाहिए। तो मैंने सोचा तो मैं टाइप करूँ। तो टाइप करने के लिए मैंने संकल्प किया कि मैं टाइप करूँ तो केवल मैं हिंदी को क्यों टाइप करूँ, मेरी अपनी भाषा भी है, तो मुझे सारी और भाषाओं में काम करना चाहिए। आज मैं बस एक समन्वयात्मक भाषा, एक संपर्क भाषा हिंदी में पत्रकारिता करने जा रहा हूँ, साथ साथ मुझे और भाषाओं का काम करना चाहिए, इसके लिए कंप्यूटर चले। तो तब पता चला कि लोग केवल अंग्रेजी में प्रयोग कर रहे हैं। तो मुझे लगा हम लोग भी, जब मैं तेलुगु पत्रकारिता में था, हम लोग टेलीप्रिंटर में काम करते थे। टेलीप्रिंटर में रोमन में तेलुगु का जो भी समाचार है लिख के भेजते थे। तो वो तो उस समय था जब इंटरनेट नहीं था। अब इंटरनेट आने जा रहा है, ये परिकल्पना हमारे पास थी, तो अनुमान था। तब तो सोचा कि आगे जाकर कभी हमारी भाषाएं पिछड़ नहीं जाना चाहिए और कंप्यूटर में हमारी भाषा आगे जाना चाहिए। उसके लिए एक संकल्प लिया मैंने, हर किसी को अपनी भाषा कंप्यूटर में प्रयोग करने के लिए मैं प्रशिक्षण दूं। बस हर किसी से मैं सवाल करता था
तो आपके पास सबसे पहले छोटा सवाल करता था, आपके पास कोई पालतू जानवर है? तो वो कहते थे किसी के पास बिल्ली है, किसी के पास कुत्ता है, कोई नहीं कहते थे हमारे आजू बाजू में किसी के पास है। तो मैंने क्या सवाल करता था कि आप उससे किस भाषा में बात कर रहे हैं? तो अपनी भाषा में। तो उसका नाम क्या है? कोई वो फॉरेन ब्रीड का भी हो तो वो अपनी भाषा में बात कर रहे थे। तो मैंने कहा क्यों आप कंप्यूटर से अपनी भाषा में बात नहीं करते? तो कैसे करें? तो सिखाता था। तो ये 30 साल तक एक आंदोलन था। उसके बाद मैंने सोचा कि जब एक यहाँ पे भी भोपाल में भी वाजपेयी जी के नाम से एक विश्वविद्यालय आया, फिर उधर महात्मा गांधी के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय आया तो वर्धा में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अब हिंदी के बहाने तो हिंदी का उदाहरण बाकी भाषाएं ले लेंगी तो सबका विकास हो जाएगा। लेकिन हिंदी में शिक्षा का वो पिछड़ापन देखा मैंने, विशेषकर तकनीकी शिक्षा का। और तकनीकी शिक्षा हिंदी माध्यम से नहीं हो पा रहा था। आज आप जो 2020 की शिक्षा नीति की जो बात कर रहे हैं तो उसमें जो भारतीय भाषाओं की शिक्षा की बात है तो आप देखिए 1968 की नीति में भी और 86 की नीति में भी वो बात थी। तो वो मेरी पढ़ाई जो है केवल 12वीं तक की हुई। मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ। मेरी वास्तविक पढ़ाई तो मैंने दूसरा काम क्या किया, टेक्नोलॉजी को हिंदी के माध्यम से पढ़ाऊं। तो इसलिए मैंने क्या किया, भाषा प्रौद्योगिकी जो पाठ्यक्रम तैयार किया उसका उद्देश्य ये था कि तमाम भाषाओं में टेक्नोलॉजी का विकास हो। तो उस दृष्टि से तो केवल उसको एक पाठ्यक्रम के रूप में वहीं तक सीमित नहीं किया, राष्ट्रीय स्तर पर और दुनिया स्तर पर जाना है तो एक मंच चाहिए। वो स्वयं का मंच मुझे मिला, उसमें कोर्स मेरा चल रहा है। और इसी के लिए तो आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आपने बात तकनीक की भाषा की और इसके विस्तार की बात की, तो बड़ा मशहूर सा शेर है कि खुशबुओं को फैलने का शौक़ है मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। तो ये जो खुशबुएं फैलना चाहती हैं वो हवाओं से रिश्ता किए बगैर शायद वहाँ तक पहुँच उनकी मुमकिन नहीं है। आपने ये काम किया है और आपने लगातार अपनी गति, गौरव और गरिमा के साथ इस पूरी भाषाई सम्मान को, स्वाभिमान को बरकरार रखते हुए जिस तरह से पूरे भारत की इस पूरी सांस्कृतिक अस्मिता को देखने का काम किया है, लगातार आप काम कर रहे हैं। अनंत शुभकामनाएं कि आप लगातार अपने इन तमाम प्रकल्पों में, अपने सपनों में आप बहुत दूर तक आगे की यात्रा तय करें। आप आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। जयशंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं यदि युवा पीढ़ी मुझसे कोई संदेश ले सकता है, क्योंकि मैं मैकेनिक था। जी जरूर। मैकेनिक प्रोफेसर बन सकता है, मैकेनिक पत्रकार बन सकता है, मैकेनिक एक शैक्षिक क्षेत्र का सपना लेकर उसमें अपनी भाषाओं को लेकर कुछ कर सकता है। तो निश्चित रूप से ऐसे विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी मुझसे यदि संदेश लें, अपनी भाषाओं के माध्यम से वास्तविक शिक्षा दें, तब जाकर मेरा ये संवाद जो है सार्थक। क्या बात है, हमारे सामने एक बिल्कुल आदर्श मिसाल की तरह आप उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपका। धन्यवाद।